Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have discussed about the cilia and flagella. Cilia flagella का हमने structure discuss किया, उसके functions को देखा, उनके बीच differences को देखा. आज के लेक्चर में हम पहुंच गए हैं जो लास्ट स्ट्रक्चर है इस चैप्टर में, जो लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज अबाउट द न्यूक्लियस, जो मेजर कंट्रोलर या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं. तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं. न्यूक्लियस सबसे पहले हम बात करते हैं किसने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था. तो आपको बहुत अर्लियर क्लासेस से ही पता है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1832 और 1831. कुछ बुक्स में 32 लिखा होता है, कुछ बुक्स में 31 लिखा होता है. किसमें? इन ऑर्चिड रूट सेल्स. ऑर्चिड रूट सेल में इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था. चलिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं. इसको हम बोलते हैं डायरेक्टर और यू कैन से कंट्रोलर ऑफ द सेल. क्यों इसको सेल का डायरेक्टर कह रहे हैं, क्यों इसको सेल का कंट्रोलर कह रहे हैं? क्योंकि जो बेसिक जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. सेल की सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है. इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? डायरेक्टर या कंट्रोलर ऑफ द सेल. तो व्हाई? बिकॉज इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल. सेल में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उन सबको कंट्रोल कर रहा है. सेकेंडली इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है. इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? डायरेक्टर या कंट्रोलर कह रहे हैं. चलिए एक साइंटिस्ट थे हैमरलिन. इनके एक्सपेरिमेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है. हैमरलिन ने एक एल्गा, यूनिसेलुलर एल्गा एसिटाबुलेरिया पे काम किया. तो ही वर्कड ऑन एसिटाबुलेरिया. इन्होंने एसिटाबुलेरिया पे काम किया, यूनिसेलुलर एल्गा. और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उसके अंदर एसिटाबुलेरिया में, कि सेल की जो भी मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी यू कैन से उसका स्ट्रक्चर, शेप या उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है. तो हैमरलिन ने क्वेश्चन पूछा जाता है हैमरलिन ने किस पे काम किया था, क्या उनका कंक्लूजन था? तो ही वर्कड ऑन अ यूनिसेलुलर एल्गा. उन्होंने यूनिसेलुलर एल्गा पे और क्या ऑब्जर्व किया कि सेल की शेप, साइज सब कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है. तो ही कंक्लूडेड दैट द मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस. चलिए कुछ और एक इम्पॉर्टेंट चीजें हम इसके बारे में देखते हैं. अगर हमें न्यूक्लियस को स्टडी करना है तो सेल साइकिल में जो स्टेजेस होती हैं, जैसे G1, S, G2, M फेज, इंटरफेज, तो बेस्ट कौन सी स्टेज होती है न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करने के लिए? तो बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व और टू स्टडी द न्यूक्लियस इज इंटरफेज. सबसे अच्छी स्टेज कौन सी है? इंटरफेज. अगर हमें न्यूक्लियस या क्रोमेटिक मटेरियल को स्टडी करना है. अगर हम न्यूक्लियस को स्टेन करना चाहे तो कैसी डाई हमें यूज करनी पड़ेगी? तो वी हैव टू यूज बेसिक डाई. कैसी डाई? बेसिक डाई यूज करनी पड़ेगी इसको स्टेनिंग के लिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए. तो मोस्टली तो क्या होता है, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मिलेगा. मोस्टली कैसा होता है? मोस्टली सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, बट इट मे बी टू, दो भी हो सकते हैं. तो जहां एक सेल में एक ही सेल है और उसके अंदर दो न्यूक्लियाई हैं, उसको हम बोल देते हैं डाई कैरियोटिक कंडीशन. कैरियोन जो वर्ड होता है वो न्यूक्लियस के लिए यूज होता है. तो जहां एक सेल में दो न्यूक्लियस हैं तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? डाई कैरियोटिक. और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम. पैरामीशियम में एक ही सेल में दो न्यूक्लियाई होते हैं. कुछ हम मल्टी न्यूक्लिएट की कंडीशन देखते हैं. मल्टी न्यूक्लिएट जब एक ही सेल में
दो से ज्यादा न्यूक्लियाई हो तो उसको क्या कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। अब ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कैसे क्रिएट हो सकती है, देखिए जैसे ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियाई है, इसमें डिवीजन हो रहा है, इसका न्यूक्लियाई डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियाई तो डिवाइड कर रहा है पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा। 1 से 2 न्यूक्लियाई बने, 2 से 4 न्यूक्लियाई बने, 4 से 8 न्यूक्लियाई बने। न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इस तरह से सेल में क्या क्रिएट हो जाएगी, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। जब इस तरह से सेल में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्रिएट होती है, उस कंडीशन को हम नाम दे देते हैं सिनोसिटिक। We call this condition as सिनोसिटिक और it is mostly this term is used in plants। ये किसके केस में यूज करते हैं, हम प्लांट्स के केस में यूज करते हैं। एक और कंडीशन होती है, जैसे देखिए, जैसे ये कोई सेल्स की लेयर है, जैसे बहुत सारे सेल्स हैं, हर में एक न्यूक्लियाई है। अगर इनकी यहाँ पे वॉल डिसॉल्व हो जाए, अगर इन सब सेल्स की वॉल डिसॉल्व हो जाए तो भी कैसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्यों क्रिएट हुई, ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द सेल, सेल फ्यूज कर गई। इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, सिंचिशियम। क्या कहेंगे, सिंचिशियम। और मोस्टली ये टर्म किस लिए यूज की जाती है, एनिमल या एनिमल सेल की। जैसे हम एनिमल किंगडम करेंगे, वहां मैं आपको एस्कैरिस के बारे में कराऊंगी, तो वहां एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है उसमें वो कैसी होती है, सिंचिशियल होती है। हमारी मसल्स की बात करें तो हमारी जो मसल्स होती है उसमें भी कौन किस तरह का कंडीशन मिलती है, मल्टी न्यूक्लिएट। और एनिमल्स में वर्ड क्या यूज करेंगे, सिंचिशियल। बार बार ये टर्म आएगी, सिनोसिटिक न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। सिंचिशियम सेल्स फ्यूज कर गई तो जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हुई उसको बोलेंगे सिंचिशियल। चलिए, तो मोस्टली सेल्स में तो न्यूक्लियस डायरेक्टर है, कंट्रोलर है, तो होगा, प्रेजेंट होगा। लेकिन कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जहां न्यूक्लियस इज एब्सेंट, जहां न्यूक्लियस नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो किस में नहीं होगा, एक तो ह्यूमन आरबीसीज, एनिमल्स में बात करें तो ह्यूमन आरबीसीज। प्लांट्स की बात करें तो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, प्लांट्स में जो सीव ट्यूब्स होते हैं, फ्लोएम का जो टिश्यू होता है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, इन दोनों में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। तो एक टिपिकल न्यूक्लियस की बात करते हैं। देखिए, जैसे ये एक सेल, मोस्टली इसके सेंट्रल रीजन में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस डबल लेयर प्रेजेंट होती है इन दिस वे। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, डबल लेयर। तो देखिए, ये तो सेल हो गई, ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया। यहाँ पे ये क्या भर गया, साइटोप्लाज्म। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। ये क्या हो गया, इसके अंदर जो फ्लूइड है, सेल का जो फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म। हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें, न्यूक्लियस में क्या क्या होगा, तो एक तो सबसे बाहर उसके आउटर कवरिंग, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होगा, एक तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और इसमें भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जेली लाइक फ्लूइड। उसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, we call it as न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, थ्रेड लाइक जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, we call it as क्रोमेटिन फाइबर। क्या नाम देंगे इसको, क्रोमेटिन फाइबर। और एक डेंस बॉडी प्रेजेंट होती है इसके अंदर, विच इज कॉल्ड and a dense body which is called nucleolus। तो this is nucleolus। तो बेसिकली एक टिपिकल न्यूक्लियस में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले उसके आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर उसमें जो फ्लूइड है सेकंड न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर उसमें जो थ्रेड लाइक फाइबर्स प्रेजेंट हैं जेनेटिक मटेरियल के, क्रोमेटिन फाइबर,
और जो इसके अंदर डेंस बॉडी प्रेजेंट होती है दैट इज न्यूक्लियोलस। इन चारों स्ट्रक्चर्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द न्यूक्लियर एनवलप। फर्स्ट स्ट्रक्चर व्हिच इज द न्यूक्लियर एनवलप से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर एनवलप और यू कैन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवलप है, इट इज डबल लेयर। न्यूक्लियर एनवलप कैसी होती है? डबल लेयर। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाया, दिस इज डबल लेयर। तो अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ सिर्फ न्यूक्लियस ड्रॉ कर रही हूं मैं। डबल लेयर ऑर्गन स्ट्रक्चर होती है, एनवलप होती है इन दिस वे। ये देखिए, दिस इज जो बाहर की तरफ होती है उसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। जो अंदर वाली है दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इनके बीच में जो स्पेस होगा, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है, इसको नाम दिया जाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। वी कॉल इट एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो जो न्यूक्लियर एनवलप है उसके अंदर दो मेम्ब्रेन है, आउटर इनर, और स्पेस को क्या कहेंगे? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और देखिए क्या होता है, इसमें बीच बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बीच बीच में डिसरप्टेड होती है, और आप यूं कह सकते हैं वहां पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर्स। तो बीच बीच में इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें एक न्यूक्लियस के अंदर, उसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसका 10% उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियर पोर। तो टोटल सरफेस एरिया के 10% क्या होंगे? न्यूक्लियर पोर्स। और अप्रोक्सीमेट इनके नंबर की हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट कितने होते हैं ये? 3000 to 4000। एक न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियर पोर होंगे? 3000 to 4000। इनके साइज की बात करें तो ऑलमोस्ट 200 to 800 एंगस्ट्रॉम इनका साइज होता है। क्या क्यों होते हैं ये न्यूक्लियर पोर? देखिए, इधर देखिए, जैसे ये बाहर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की कंटिन्यूटी बनी रहे, यहाँ से सब्सटेंसेस अंदर भी एंटर करते रहे, बाहर भी जाते रहे। मोस्टली आरएनए वगैरह हमने किए थे, कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो वो न्यूक्लियस से बाहर कैसे जाएंगे? इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। तो क्या काम करते हैं न्यूक्लियर पोर्स? मेंटेन कंटिन्यूटी बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकेंड थिंग, हमने देखा न्यूक्लियर जो एनवलप है डबल लेयर है, इसके जो न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ राइबोसोम्स भी अटैच्ड होते हैं। साथ साथ जहाँ पे पोर्स होंगे वहां पे राइबोफोरिन्स भी होते हैं, राइबोफोरिन प्रोटीन जो इनके मूवमेंट में हेल्प करेंगे। तो विद द आउटर सरफेस, न्यूक्लियस के आउटर सरफेस के साथ क्या अटैच होगा? राइबोसोम्स आर अटैच। राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं। जब सेल को डिवाइड करना होता है तो देखिए, जैसे ये सेल, अब सेल को डिवाइड करना है, इट विल अंडरगो सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस करना है। तो क्या होगा, इसमें जो सेंट्रियोल होते हैं वो पोल पे चले जाएंगे, बीच में स्पिंडल फाइबर्स बनेंगी। तो क्या होता है, अब बीच में अगर न्यूक्लियस है तो स्पिंडल फाइबर्स नहीं बन पाएंगे प्रॉपरली। तो क्या होता है, जब सेल को डिवाइड करना होता है उसकी फर्स्ट स्टेज में ही, हम आगे सेल डिवीजन में करेंगे, उसकी फर्स्ट स्टेज में ही जो न्यूक्लियर एनवलप है ये डिसअपीयर हो जाती है, खत्म हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तब ये दोबारा से बन जाती है। तो न्यूक्लियर एनवलप जो होता है, यू कैन से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसअपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में ये क्या हो जाती है? डिसअपीयर, एंड रीअपीयर, दोबारा से बन जाएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल साइकिल, एंड रीअपीयर आफ्टर
कंप्लीटिंग सेल डिवीजन। और ये जब रीअपेयर होती है दोबारा से बनने में, इसमें कौन सी ऑर्गेनेली हेल्प करती है? वेरी इंपॉर्टेंट, इट रीअपियर्स विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी ऑर्गेनेली इसकी रीफॉर्मेशन में हेल्प करती है? सेल डिवीजन के बाद दोबारा बनाने में कौन सी ऑर्गेनेली हेल्प करती है? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको दोबारा से बनाने में हेल्प करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स पिंच ऑफ होते हैं वो इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। चलिए, तो दिस इज अबाउट दी हमारी जो फर्स्ट न्यूक्लियस का पार्ट था, न्यूक्लियर एनवेलप। चलिए अब हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड, जेली के जैसा फ्लूइड है। कहाँ भरा होगा, किसके अंदर होगा? विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड होता है उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इनसाइड न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर मोस्टली न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इट कंटेन न्यूक्लियोसाइड्स। क्या होते हैं इसमें? न्यूक्लियोसाइड। और इनकी वजह से ये कैसा हो जाता है? इट इज स्लाइटली एल्कलाइन। कैसा हो जाता है? एल्कलाइन। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? जब मैं आपको डीएनए का बायोमॉलिक्यूल्स में जब डीएनए का स्ट्रक्चर करवाऊंगी वहां करवाऊंगी न्यूक्लियोसाइड्स। इसमें नाइट्रोजन बेस शुगर्स होती है, नाइट्रोजन बेस होता है और उसके साथ अमीनो कुछ प्रोटीन्स भी अटैच्ड होते हैं। तो वहां आपको करवाऊंगी, न्यूक्लियोसाइड भी करेंगे हम, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट वगैरह भी अटैच्ड होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स इट इज एल्कलाइन इन नेचर। कैसा होता है ये? एल्कलाइन। अगर हम पीएच की बात करें तो मोस्टली इसका पीएच कितना होता है? 7.5 से 7.2 से 7.5 अप्रोक्सीमेट एल्कलाइन की, थोड़ा सा एल्कलाइन। 7 नॉर्मल पीएच मानते हैं, उससे स्लाइटली एल्कलाइन थोड़ा सा ज्यादा होता है। चलिए अब देखिए, हम कह रहे हैं ये जेली लाइक फ्लूइड है जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है। जो बिल्कुल न्यूक्लियर एनवेलप के पास वाला जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसको हम नाम दे देते हैं फाइब्रस लैमिना या न्यूक्लियर लैमिना। तो द न्यूक्लियोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट नियर टू न्यूक्लियर एनवेलप दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियर लैमिना और fibrous lamina. We also called it as fibrous lamina. तो वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है न्यूक्लियर लैमिना या फाइब्रस लैमिना क्या है। तो न्यूक्लियर लैमिना, फाइब्रस लैमिना कुछ अलग चीज नहीं है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म ही है जो इसके साथ अटैच्ड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म। आज की जो वीडियो था उसमें हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा और न्यूक्लियोप्लाज्म को देखा कि उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, एल्कलाइन होता है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, इन दैट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस की। थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे, क्रोमेटिन, फाइबर और न्यूक्लियस का। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।